वेलकम बैक। देखिए, आज हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शन को देखेंगे। इससे पहले आपने ये देख लिया कि फंक्शन कैसे डिफाइन करते हैं और किसी रिलेशन को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं कि आइदर इट इज़ फंक्शन और नॉट। आज हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शन को भी देखेंगे, उसके ग्राफ्स को भी देखेंगे जो आपको हमेशा याद रहने चाहिए फॉर एनी टाइप ऑफ क्वेश्चन। ओके, कोई भी क्वेश्चन आप करने के लिए उसके ग्राफ को आपको जानना नेसेसरी है। इसके बाद हम लोग डोमेन और रेंज पे भी बात करेंगे कि डोमेन और रेंज के लिए क्या कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको याद रखना चाहिए। राइट, वन बाय वन देखते हैं। देखिए, पहले यहाँ पे हम लोग देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शन में आपको लिखा है देयर आर वराइटीज ऑफ फंक्शंस, दीज फंक्शंस आर ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू 3 हेडिंग्स। ठीक है, 3 हेडिंग में आप जो है डिवाइड कर सकते हो फंक्शन को। ये आपको पीडीएफ मिल जाएगा, पीडीएफ को लेकर परेशान मत होना, इस पर आप बस इसको समझ लो। ठीक है, आपका काम होगा। एक तो आपका देखिए अलजेब्राइक फंक्शन होता है जिसमें आपका पोलिनोमियल्स आते हैं, रेशनल और इरेशनल फंक्शन आते हैं। राइट, फिर आपका देखिए ट्रांसडेंशनल फंक्शन होता है, इसको भी आप जानते होंगे, जिसमें आपका ट्राइगोनोमेट्रिकल फंक्शन, इन्वर्स ट्राइगोनोमेट्रिकल फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, लॉगरिथम फंक्शन, ये सब आ जाते हैं। फिर आपका एक पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन होता है जिसमें मॉडुलस फंक्शन की बात कर सकते हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की बात कर सकते हैं, लीस्ट इंटीजर की बात कर सकते हैं, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ फंक्शन की बात कर सकते हैं, एंड अदर स्पेसिफिक पीस वाइज डिफिनेशन। तो देखिए एक्चुअली क्या है कि पीस वाइज का मतलब आपको समझ में आ रहा होगा कि जो क्या है कि इंटरवल बाय इंटरवल जो है डिपेंड करता है। राइट, पीस वाइज इंटरवल पे वो डिपेंड करता है, उसका वैल्यू उसी पे आता है, तो वो पीस वाइज होता है। हम लोग अभी देख लेंगे यहाँ पे। राइट, अब आप यहाँ पे देखोगे कि फिर नीचे क्या है कि द फंक्शन द पोलिनोमियल फंक्शन इज फर्दर क्लासिफाइड इनटू, अब जो पोलिनोमियल फंक्शन है उसको आप फर्दर क्लासीफाई कर सकते हो, जैसे यहाँ पे आपको दे रखा है। ठीक है, पोलिनोमियल फंक्शन इज फर्दर क्लासीफाइड बेस्ड ऑन नंबर ऑफ टर्म्स। एग्जाम्पल दिया है आपका मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल। ओके, तो पोलिनोमियल फंक्शन डिग्री के हिसाब से आप बांट सकते हो। ठीक है, कुछ तो मोनोमियल सिर्फ एक ही टर्म का होगा, एक कुछ आपका बाइनोमियल होगा। ठीक है, कुछ आपका ट्राइनोमियल होगा। नंबर ऑफ वेरिएबल के हिसाब से भी आप बांट सकते हैं उसमें, जैसे एक वेरिएबल का हो सकता है या 2 वेरिएबल का हो सकता है। ठीक है, डिग्री के हिसाब से आप बांट पाएंगे उसमें कि क्या है वो लीनियर है कि क्वाड्रेटिक है या क्यूबिक है या बाई क्वाड्रेटिक है। तो जो पोलिनोमियल फंक्शन है हमारा, जैसे पोलिनोमियल फंक्शन का सिंपल मैं एग्जांपल दूं, जैसे मान लीजिए आपका ये है x³ + 3x² + 2x+1। ओके, अगर इसको हम लोग देखें तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपका जैसे 4 टर्म है। ओके, तो और इसमें जो हाईएस्ट डिग्री है वो 3 है, तो ये आपका 3 डिग्री पोलिनोमियल है, 3 डिग्री पोलिनोमियल। और यहाँ पे कितना वेरिएबल है, तो एक वेरिएबल है, तो पोलिनोमियल इन x। ठीक है, तो ये 3 डिग्री का पोलिनोमियल है इन x में। राइट, इसी तरीके से मान लो कहीं पे ऐसा लिखा हुआ है x² y² + y⁴ + 2, ऐसा। तो अब क्या है, इसमें x भी है, y भी है, और मैक्सिममली इसमें 4 डिग्री है। तो ये आपका क्या है, ये आपका 4 डिग्री पोलिनोमियल इन x एंड y। तो ये 2 वेरिएबल में है। ठीक है, तो इस तरीके से अलग अलग तरह का पोलिनोमियल होता है, डिग्री के हिसाब से भी आप उसको डिफाइन कर क्लासीफाई कर सकते हो, और नंबर ऑफ टर्म के हिसाब से भी, और आपका वेरिएबल के हिसाब से। ज़्यादा इंपॉर्टेंट डिग्री के हिसाब से होता है, क्योंकि आपको डिग्री जानना चाहिए, और उसके अलावा वो कितने वेरिएबल में लिखा हुआ है ये भी आपको आना चाहिए। राइट, अच्छा, इसके बाद हम लोग देखते हैं क्या है नेक्स्ट। आप देख सकते हो यहाँ पे है आपका एक्सप्लिसिट एंड इम्प्लिसिट फंक्शन। ठीक है, तो ये क्या होता है, तो आप देख सकते हो जनरली वी डील विथ फंक्शंस एक्सप्रेशंस in one variable in which dependent variable y is explicitly related to independent variable x. Such functions are called explicit function. Okay, जैसे मान लीजिए कोई इस तरह का लिखा हुआ है ना, मान लो कि y = x² + -2x+1, तो डेफिनेटली क्या दिख रहा है कि y जो है वो फंक्शन है x का। ठीक है, तो इसको आप सिंपली ऐसे भी लिख सकते हो कि f(x) = क्या x² - 2x+1। तो इस तरीके से अगर कोई किसी के फंक्शन के टर्म में लिखा हुआ है, यहाँ पे जैसे आपका देखोगे कि ये आपका क्या हो गया, ये आपका हो गया डिपेंडेंट वेरिएबल, कि ये पूरा x का जो वैल्यू होगा उस पर y का अलग अलग वैल्यू आएगा। और यहाँ पे x क्या हो गया, तो x आपका यहाँ पे हो गया इंडिपेंडेंट वेरिएबल, है ना, यानी हम x का कुछ भी वैल्यू रख सकते हैं, लेकिन y डिपेंड करता है कि x का क्या वैल्यू आप रखते हैं। तो इस तरीके से अगर डिपेंडेंट वेरिएबल जो है आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल के फंक्शन में है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एक्सप्लिसिट फंक्शन। राइट, अदरवाइज इस तरह से अगर आप नहीं कर सकते तो वो क्या होगा, वो आपका होगा जैसे ये आपका था यहाँ पे
एक्सप्लिसिट, तो इसका यहाँ पे उल्टा हो जाएगा, ये आपका इम्प्लिसिट फंक्शन हो जाएगा, राइट। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे हमें y को एज ए फंक्शन ऑफ x अलग नहीं कर सकता, यानी यहाँ पे जैसे मैं एक को डिपेंडेंट नहीं कर सकता, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा, ये आपका हो जाएगा इम्प्लिसिट फंक्शन, राइट। नेक्स्ट होता है देखिए पीरियोडिक एंड नॉन पीरियोडिक फंक्शन। ये क्या होता है, तो फर्दर वी आल्सो यूज प्रॉपर्टीज ऑफ फंक्शन लाइक पीरियोडिसिटी यानी रिपीटिशन ऑफ फंक्शन वैल्यूज एट रेगुलर इंटरवल ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड पोलैरिटी ऑड और इवन टू कैरेक्टराइज ए फंक्शन फॉर दिस रीजन। ओके, तो देखिए अब यहाँ पे दो तरह की बातें आ रही हैं, एक तो आ रहा है आपका पीरियोडिक और नॉन पीरियोडिक, और दूसरा आ रहा है आपका इवन और ऑड फंक्शन, राइट। तो इसको भी आप देख सकते हैं काफ़ी इजीली, मैं यहाँ पे दिखाता हूँ आपको। जैसे मान लीजिए पीरियोडिक फंक्शन किसको बोलते हैं ना, तो टी को हम लोग पीरियड बोलेंगे, टी इज पीरियड ऑफ एफ एक्स। कोई फंक्शन का पीरियड टी कहलाता है, कब कहलाता है, व्हेन एफ एक्स प्लस टी इज इक्वल टू एफ एक्स। ये प्रॉपर्टी याद रखिएगा। तो अब इसको क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे पीरियोडिक फंक्शन, ठीक है। अगर ये प्रॉपर्टी को फॉलो करता है तो टी उसका पीरियड कहलाएगा और ये आपका क्या कहलाएगा, पीरियोडिक फंक्शन कहलाता है, राइट। जैसे एग्जांपल में देख सकते हैं यहाँ पे, मान लो कि साइन का बात करें ना, तो साइन आपको पता है कि साइन के केस में 2 प्लस एक्स लेने से ही क्या आएगा, आपका साइन एक्स आएगा। तो इसके लिए पीरियड क्या है, तो साइन आप कह सकते हो कि फॉर एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स, इसके लिए जो पीरियड है वो क्या है, वो है आपका 2 ओके, बात समझ में आ रही है। अच्छा, जबकि आपको पता है कि tan के केस में ऐसा नहीं होता है। tan के केस में क्या होता है, tan के केस में होता है कि tan पाई प्लस एक्स आप लेते हैं तो वो सिंपली क्या बन जाता है, tan x बन जाता है, राइट। ओके, तो इस केस में tan पाई प्लस एक्स आपका tan x है, चूँकि ये थर्ड क्वाड्रेंट में आता है। तो tan x के लिए अगर फंक्शन आपका मान लो tan x दिया हुआ है, तो पीरियड क्या होगा, तो पीरियड हो जाएगा आपका पाई। ओके, तो पीरियड निकाल सकते हो आप, इस तरह का फंक्शन आपका पीरियोडिक फंक्शन है। मैं बात करूँ कि नॉन पीरियोडिक कौन है, राइट। तो नॉन पीरियोडिक का एग्जांपल देखिएगा, तो जैसे ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो गया आपका, कोई भी पोलिनोमियल ले लेंगे आप, 2x² + 2 या x³ + 3x + 1, तो इस तरह का सारा पोलिनोमियल क्या है, या इस तरह का जो फंक्शन हुआ था आपका होता है नॉन पीरियोडिक, क्योंकि आपको कोई ऐसा पॉजिटिव वैल्यू नहीं मिलेगा या नेगेटिव वैल्यू कोई भी आपको इस तरह का टी नहीं मिलेगा जिसमें आप इसको रखेंगे तो आपको फिर से क्या आ जाएगा, एफ एक्स आ जाएगा, यानी फंक्शन के ऐसे वैल्यूज़ नहीं मिलेंगे जहाँ पे वो रिपीट करता है, राइट। अच्छा, ये रेगुलरली रिपीट करना चाहिए आफ्टर फॉर एवरी सर्टेन इंटरवल, तो ये भी होता है, तो इसलिए ये आपका पीरियोडिक नहीं होगा। अच्छा, अब देखिए अगर कोई फंक्शन आपका पीरियोडिक है तो उसके हेल्प से ना आप काफ़ी ईजिली जो है उसका ग्राफ भी फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ यहाँ पे कि किस तरीके से आप काफ़ी आसानी के साथ में पीरियड जान करके आप क्या कर सकते हैं, उसका ग्राफ खींच सकते हैं। जैसे देखिए, सपोज कीजिए कि आपको कोई ग्राफ खींचने के लिए बोल दे y = sin x/2 का, ठीक है। अच्छा, एक मैं यहाँ पे बताता हूँ फार्मूला, आपको फार्मूला भी याद रखिए। फार्मूला क्या होता है, जैसे मान लो अगर आपका y = sin ax है, राइट, तो इसका पीरियड क्या हो जाएगा, या मान लीजिए इन जनरल ऐसा लिखा हुआ है b sin ax, ऐसा लिखा हुआ है, ठीक है, या ऐसा कहीं पे लिखा हुआ है b sin ax + c, ऐसा कुछ भी लिखा हुआ हो, तो यहाँ पे असल में जो x का मल्टीपल है ना a, उस पर डिपेंड करेगा, ठीक है। तो कुछ भी आपका हो सकता है। तो इस केस में जो आप पीरियड निकालेंगे तो पीरियड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो याद रखिएगा कि sin x का पीरियड क्या होता था, तो sin x का पीरियड होता था 2 ठीक है। तो इसका पीरियड क्या हो जाएगा, तो सिंपली हो जाएगा आपका 2 डिवाइडेड बाई a। ये जो a है ना, जो आपका x के साथ मल्टीपल कांस्टेंट है, ठीक है, उसको आप डिवाइड कर दीजिएगा तो ये इसका पीरियड आ जाएगा, राइट। इसी तरीके से याद रखिएगा कि अगर y = मान लो कहीं पे tan ax है, इस तरीके से, तो इसका पीरियड क्या होता है, तो इसका पीरियड हो जाता है आपका π/a। ओके, अच्छा, साइन और कॉस के केस में, दोनों के केस में यही रहता है, साइन हो चाहे कॉस हो, दोनों का पीरियड तो चूँकि 2 ही होता है, ठीक है। तो दोनों के लिए यही फॉर्मूला आ जाएगा। कॉस के भी केस में होगा तो यही, लेकिन अगर आपका tan का फंक्शन है तो tan में पीरियड क्या होता है, π/a। तो मैं ये बता रहा था कि अगर आपको पीरियड मालूम है तो उसके हेल्प से आप काफ़ी आसानी के साथ क्या कर सकते हैं, उसका ग्राफ ट्रेस कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ कि एग्जांपल कि किस तरीके से आप उसका ग्राफ ट्रेस कर सकते हो, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि आपको y = sin x/2 का ग्राफ खींचना है, ठीक है।
इसका आपको ग्राफ प्लॉटिंग करना है। अच्छा देखिए ग्राफ काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, कई जगह मैंने ग्राफ डिस्कस किया है, ठीक है। अभी भी मैं कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शन का ग्राफ आपके सामने डिस्कस करूंगा, तो इसकी अच्छे समझ लीजिए आप। तो इसका आप जैसे मान लो इसका पीरियड देख लोगे ना, तो पीरियड क्या आ जाएगा, तो इसका पीरियड आ जाएगा जैसे अभी मैंने बताया क्या होता है। यहाँ पे अगर आप साइन ए एक्स से कंपेयर करोगे तो यहाँ पे ए क्या है आपका 1/2 है, ठीक है। तो पीरियड हो जाएगा कितना 2π/a, यानी 2π/1/2, सो इट इज़ सिंपली 4π। अब देखिए साइन एक्स का ग्राफ कैसा होता है, तो आपको जो मेन फंक्शन का ग्राफ है वो भी मालूम होना चाहिए। तो साइन एक्स का ग्राफ देखिए हमारा इस तरीके से होता है, ठीक है। अगर हम लोग देखें तो ये ना कि 0 होता है, फिर यहाँ पे आपका पाई होता है, फिर 2π होता है, राइट। और जो मैक्सिमम वैल्यू है वो 1 होता है, और जो मिनिमम वैल्यू है वो इसका -1 होता है। ये आपका किसका है, ये इसका साइन एक्स का ग्राफ है, ठीक है, y = sin x का। तो अब देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि इस केस में पीरियड क्या है, तो पीरियड होता है कि फंक्शन अपने आप को रिपीट कब कर रहा है, ठीक है। देखिए यहाँ पे जो इनिशिएट यहाँ पे हो रहा है सेम इनिशिएट यहाँ पे, ठीक है। तो फंक्शन कह सकते हैं कि फंक्शन का जो साइकिल है वो 2π के बाद क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है। तो यहाँ पे जो पीरियड है वो क्या है, वो 2π है, ठीक है। यही डेफिनेशन में लिखा हुआ था कि जिसके बाद फंक्शन क्या करता हो, अपने आप को रिपीट करता हो, ठीक है। तो पीरियड का ये फॉर्मूला भी आप डेफिनेशन भी आपको याद रखना है, क्या लिखा हुआ था कि वी आल्सो यूज प्रॉपर्टी लाइक पीरियोडिसिटी, ठीक है, रिपीटेशन फंक्शन वैल्यूज एट रेगुलर इंटरवल ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है। मतलब जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, जैसे यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, एक्स है, तो इस एक्स के साथ उसका रेगुलर क्या होना चाहिए, इस एक्स एक्सिस के अलोंग में उसका क्या होना चाहिए, रेगुलर रिपीटेशन होना चाहिए आफ्टर ए रेगुलर इंटरवल, ठीक है। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो कि 2π के बाद x = 2π के बाद ये बार बार रिपीट करेगा, ऐसा आप कह सकते हैं, चूँकि यहाँ पे x = 2π है। और बार बार जबकि आप देखोगे तो फिर से ये कब इस पोजीशन पे आएगा, तो 4π पे आएगा, आप ऐसे देख सकते हो, ठीक है। जैसे मान लीजिए ये देखो, तो ये आप देखेंगे तो ये 0 है, ये पाई है, ये 2π है, ये 3π है, ये 4π है, राइट। इसमें आप देख पा रहे हैं कि ये जो पॉइंट है यहाँ पे क्या हो रहा है, ये पूरा इसका एक कंप्लीट साइकिल यहाँ पे पूरा हुआ, एक साइकिल, फिर दूसरा साइकिल आपका यहाँ से यहाँ तक पूरा हुआ, तो 2π पे, फिर 4π पे, तो t = 2π के बाद ठीक है, फॉर ईच 2π ये क्या हो रहा है, अपने आप को रिपीट कर रहा है। तो आप कह सकते हैं कि ये इसका क्या है, पीरियड है, राइट। तो जैसा पीरियड का नाम होता है कि कोई चीज़ आपका रिपीट होता है तभी आप उसको पीरियड बोलते हो ना, ये आप जानते हो। चलिए तो ये हो गया। तो मैं ग्राफ की बात कर रहा था कि साइन एक्स का ग्राफ आप देखो कितना इजीली खींच पाएंगे। तो sin x/2 का ग्राफ खींचना था मेरे को, क्योंकि आप sin x का ग्राफ तो जानते हो ना। तो sin x/2 के लिए पीरियड क्या हो जाएगा, ठीक है। तो फॉर sin x/2 की बात करेंगे तो पीरियड क्या आ जाएगा, तो 2π/1/2 कितना आ गया, 4π। तो अब आपका देखिए अब किसको ऐसा शिफ्ट करना है कि ये क्या हो जाए, ये आपका 4π में आकर के रिपीट कर। तो sin x है, मान लिए फॉर ऑल sin x क्या होता है, ये -1 से लेकर के 1 के बीच में लाई करता है, राइट, ओके। तो sin x/2 भी अगर आप कहीं पे लिख दे रहे हो तब भी वो क्या होगा, -1 से 1/2 के बीच में, -1 से 1 के बीच में लाई करेगा। तो ग्राफ आपका ऐसा ही रहने वाला है, राइट। बस क्या होगा, ये आपका जो पीरियड है वो बढ़ जाएगा। तो किस तरह का पीरियड होगा मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है, ओके। सो फॉर दिस पीरियड हम लोग कैसे ग्राफ को खींच सकेंगे, सिंपली देखिए आप इस तरीके से ग्राफ को खींच सकोगे, ठीक है। ये अब आपका जो ग्राफ है ना वो देखिए, वो 2π, ये 2π कर लेना, ये 4π कर लेना, इस तरीके से चलेगा, थोड़ा बड़ा हो जाएगा। मतलब आप देखोगे तो ये आपका अब 0 होगा, ठीक है, ये अब आपका 2π पे आ जाएगा, ये आपका हो जाएगा 4π। मतलब डेफिनेटली जो पॉइंट मेरे को रिपीट होना था वो पॉइंट कब रिपीट होगा, तो 0 के बाद वो 4π पे रिपीट होगा, ठीक है। फिर आप देखोगे तो 8π पे रिपीट होगा, इस तरीके से ये बढ़ेगा, राइट, सही है जी। अच्छा, तो आपको इसको समझ के रखना अच्छे से। तो इसका जो वैल्यू है वो आपका 1 ही होगा मैक्सिमम वैल्यू, और मिनिमम वैल्यू क्या होगा, ये आपका -1 होगा, राइट। अच्छा, मान लो कहीं पे आपको ऐसे पूछ दिया कि y = दे दिया है क्या, 4 sin x/2, इसका ग्राफ खींचना है, ठीक है। या कहीं पे आपको ऐसा दे रखा है कि 4 sin x/2, ठीक है। चलिए इसी को ले लेते हैं अभी। तो यहाँ पे आप देखोगे क्या कि पीरियड आपका क्या है, पीरियड तो आपका 4π ही हो जाएगा, चूँकि 2π/1/2 करेंगे तो, ठीक है। लेकिन 4 की वजह से इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, अब ये वैल्यू आपका लाई करेगा -4 से 4 के बीच में, ठीक है। क्योंकि sin x/2 ऑलवेज आपका -1 से 1 के बीच में लाई करता है, तो ये अब -4 से 4 के बीच में लाई करेगा, चूँकि ये आपका -1 से 1 के बीच में लाई करता है, ठीक है।
तो इस केस में जब आप ग्राफ खींचेंगे ना तो आप क्या करेंगे, आप देखिए आप ग्राफ को थोड़ा सा ऊंचा लेके जाइएगा, ठीक है, ऊंचा इस तरीके से, इस तरीके से बनेगा ये, ठीक है। अब आप देखोगे जो मैक्सिमम वैल्यू है वो आपका 4 हो जाएगा, जो मिनिमम वैल्यू है वो आपका -4 हो जाएगा, राइट। और जो हमारा इंटरवल है तो 0 है तो ये 2 पाई होगा, फिर ये आपका क्या होगा 4 पाई, क्योंकि पीरियड क्या है, पीरियड 4 पाई है, यानी एक कंप्लीट साइकिल में इसको क्या है 4 पाई डिस्टेंस तय करना है एलोंग एक्स एक्सिस, ठीक है, क्लियर है जी। तो इस तरीके का आप देख पाओगे तो कि आप ग्राफ भी खींच सकते हो इजीली, ठीक है। और अगर आपको ग्राफ दिया हुआ है तो ग्राफ देख करके उसका देखेंगे कि एक कंप्लीट साइकिल कितने लेंथ में आ रहा है, तो आप वहाँ से उसका पीरियड बता सकते हैं, राइट। तो पीरियड का क्वेश्चन जब भी आएगा तो हम लोग उसको करेंगे तो और ज़्यादा क्लैरिटी आएगा, बट अभी आपको मैंने बता दिया कि पीरियड आप कैसे फाइंड आउट करते हैं, या पीरियड अगर आपको दिया हुआ है तो आप उसके हेल्प से कैसे ग्राफ निकाल सकते हैं, राइट, ठीक है। चलें अब यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं कुछ पीरियड के बाद ऑड और इवन फंक्शन को, ओके। तो नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे देखेंगे, देखिए कि ऑड और इवन फंक्शन क्या होता है, ठीक है। इवन फंक्शन बोलिए या बोलिए ऑड, सॉरी इवन फंक्शन और ऑड फंक्शन क्या होता है, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। सो इवन ऑड फंक्शन, तो देखिए इवन ऑड फंक्शन क्या होता है, याद रखिएगा कि अगर इफ़ -x पर ये f(x) आ जाए, ठीक है, इफ़ f ऑफ -x इक्वल टू f(x), देन क्या होगा आपका, देन f इज़ इवन, राइट। तभी f को हम लोग क्या बोलेंगे, इवन बोलेंगे। और मान लो अगर आपका ऐसे आ जाए f -x इज इक्वल टू क्या आ जाए, माइनस ऑफ f(x) आ जाए, तो देन आपका f क्या होगा, f आपका ऑड होगा, राइट, ओके। अच्छा, इसको जैसे आपने सिंगल वेरिएबल में डिफाइन किया है वैसे ही ये डबल वेरिएबल में भी डिफाइन हो जाएगा, ओके। तो सिंगल वेरिएबल वाला याद रखिए, आपको डबल भी ऐसे ही करना है। अब देखिए कुछ क्विक एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग, जैसे यहाँ पे एग्जांपल देखेंगे क्विकली। जैसा नेम है ना, याद रखिए सारा जो इवन डिग्री फंक्शन होता है, सारा जो भी इवन डिग्री फंक्शन होता है वो इवन होता है, ठीक है। इवन डिग्री जो पोलिनोमियल फंक्शन होता है वो क्या होता है, वो आपका इवन होता है, ठीक है। जैसे हम लोग यहाँ पे कुछ एग्जांपल देख सकते हैं क्विकली, यहाँ पे मैं आपको एग्जांपल दिखा देता हूँ, ठीक है। इसको हटा लेते हैं यहाँ से, कुछ यहाँ पे एग्जांपल की बात कर लेते हैं इवन फंक्शन का, ये सब आप अच्छे से नोट कर लेना, ठीक है। तो आप देखिए जैसे मान लो कि आपको f(x) क्या दे रखा है, f(x) दे रखा है आपको x² + 2, ठीक है। तो ये क्या है, ये आपका इवन डिग्री है, आप देख रहे हो ना, ये क्या है आपका, ये है आपका इवन डिग्री। अब मैं अगर x के जगह पे -6 पुट अप करूँ तब भी क्या होगा, वो सेम रहेगा, चूँकि स्क्वायर है, इवन डिग्री है, तो इससे कोई फ़र्क पड़ा नहीं। तो आप समझ सकते हैं कि पावर 4 रहे, पावर 6 रहे, पावर 8 रहे, कुछ भी रहेगा, ठीक है। सिंपली कहीं पे f(x) इक्वल टू लिख दिया है x का पावर 8, क्या है, इवन डिग्री है, क्योंकि ये आपका इवन पावर है उस पर, है ना। तो -6 डालने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये f(x) ही रहेगा। तो इस तरह का सारा फंक्शन क्या है आपका, इवन फंक्शन, राइट। इसी तरीके से आप जानते हो, ठीक है, एब्सोल्यूट एक्स को, एब्सोल्यूट एक्स या जिसको लोग बोलते हैं मॉडुलस वैल्यू है, ठीक है। एब्सोल्यूट भी बोलते हैं और मॉडुलस भी बोलते हैं ना। तो मॉडुलस वाले एक्स में क्या होता है, ये ऑलवेज पॉजिटिव होता है, -6 भी डालोगे तो ये क्या आएगा, एक्स ही आएगा, ओके। तो ये भी आपका क्या है, ये भी आपका इवन फंक्शन है, ओके, राइट। तो इवन फंक्शन को पहचानना काफ़ी इजी है, इवन फंक्शन आप देख पाओगे आसानी के साथ में। इसी तरीके से देखो कॉस -x क्या होता है, सिंपली cos x होता है, तो ये भी आपका क्या है, ये भी आपका इवन फंक्शन है, ठीक है। लेकिन साइन पे -x डाल देंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका -sin x हो जाएगा, तो ये आपका क्या होगा, ये आपका ऑड फंक्शन हो गया। इसी तरीके से tan में आप डाल दोगे माइनस तो ये क्या होगा, -tan x हो जाएगा। तो अगर माइनस निकल जाता है, ठीक है, तो वो क्या हो गया, वो आपका ऑड फंक्शन हो गया। इसी तरीके से कोई ऑड डिग्री, कोई भी आप ऑड डिग्री फंक्शन देख लो, ठीक है, तो वो क्या होगा, वो आपका ऑड होगा। जैसे मान लो मैं ले लेता हूँ f(x) इक्वल टू क्या, x³, ये x³ + 5 ऑड डिग्री है, -x डालेंगे, अभी तो ये कंफर्म नहीं हो पाएगा क्योंकि -x डालेंगे भी ना तो -x³ + 5 आएगा, तो पूरा पूरी माइनस बाहर नहीं निकलेगा। सो इट इज़ नॉट ए गुड एग्जाम्पल। सिर्फ अगर हम लोग x³ की बात करें, ठीक है, अगर x³ रहेगा तो इस केस में क्या आएगा आपका, -x³ आ जाएगा डेफिनेटली। तो ये क्या आ गया, ये कह सकते हो कि -f(x) के इक्वल आ गया, ठीक है। तो ये जो ऑड डिग्री है, तो एवरी ऑड डिग्री नहीं बल्कि जो है आपका कंप्लीट ऑड डिग्री, जिसमें कि कोई और जो है पॉजिटिव कांस्टेंट या नेगेटिव कांस्टेंट ना हो, ठीक है। तो ये सारा फंक्शन क्या होगा आपका, ये जो है आपका ऑड फंक्शन हो जाएगा, जैसा आप देख रहे हो, ठीक है। तो ऑड डिग्री, इस तरह का जो परफेक्ट ऑड डिग्री है वो ऑड फंक्शन होता है, साइन tan, ये आपको मैंने एग्जांपल दिखा दिया, आप इसको अच्छे से नोट आउट कर लेना। और इवन फंक्शन क्या होता है इसको भी आप अच्छे से नोट डाउन कर लेना,
ठीक है जी। तो आई होप आपको इवेन ऑड और पीरियड वगैरह समझ में आ गया। इसको अच्छे से कर लीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, MCQs में हम लोग इसको यूज़ करने वाले हैं, राइट। अब देखिए कुछ यहाँ पे स्पेशल फंक्शन हम लोग देखेंगे। जैसे देखिए सबसे पहले आ रहा है आपका कांस्टेंट फंक्शन। कांस्टेंट फंक्शन क्या होता है जी, तो देखोगे आप, ठीक है, ए फंक्शन एफ फ्रॉम ए टू बी इज सेड टू बी कांस्टेंट फंक्शन इफ देयर एग्जिस्ट के इन बी सच दैट एफ एक्स इक्वल टू के। ठीक है, मतलब क्या बोल रहा है ना कि कोई भी आप फंक्शन लोगे, ए क्या है, ए है आपका डोमेन, बी है आपका को डोमेन, तो क्या होना चाहिए, एफ एक्स इक्वल टू कोई कांस्टेंट होना चाहिए। ठीक है, को डोमेन से। जैसे मान लो y इक्वल टू 2, सिंपली ये क्या है, कांस्टेंट फंक्शन है। y इक्वल टू 5 एक कांस्टेंट फंक्शन है। एफ एक्स इक्वल टू -3 क्या है, एक कांस्टेंट फंक्शन है। मतलब जो वैल्यू आ रहा है वो क्या होना चाहिए, वो एक कांस्टेंट होना चाहिए। तो ये आपका क्या होगा, सिंपली कांस्टेंट फंक्शन होगा। ठीक है, अच्छा, कांस्टेंट फंक्शन का ग्राफ भी आप देखोगे, जैसे यहाँ पे नीचे ग्राफ दिखाया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ। सिंपली क्या होगा, जैसे मान लो कि आपका एक्स एक्सिस है, ये आपका वाई एक्सिस है। ठीक है, अब मेरे को एफ एक्स इक्वल टू 2 दे रखा है कांस्टेंट फंक्शन। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि वाई इक्वल टू 2 है, क्योंकि एफ एक्स को आप वाई लेते हैं। ठीक है, तो वाई इक्वल टू 2, मान लो ये पॉइंट अगर आपका 0 2 है तो ये वाई इक्वल टू 2 हो गया। ठीक है, तो ये ऑलवेज कांस्टेंट है, हमेशा जो है वैल्यू इसी पर लाई करेगा। सो इट इज़ ए कांस्टेंट फंक्शन, वेरी सिंपल, इसका ग्राफ आप बना सकते हैं। ठीक है, अच्छा, अब कांस्टेंट फंक्शन है तो हम लोग सबका क्या करेंगे कि डोमेन और रेंज को भी चेकआउट करेंगे। ओके, तो डोमेन क्या हो जाएगा इसका, तो मान लो अगर एफ फ्रॉम ए टू बी दे रखा है, ए टू बी ये, तो डोमेन क्या होगा, तो डोमेन सारा ही ए हो जाएगा। ठीक है, चूँकि ए का सारा वैल्यू लेना है। और रेंज क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो रेंज तो सिर्फ एक ही रहेगा ना, जैसे आप देख रहे हो 2, तो रेंज आपका सिर्फ सिंगलटन वैल्यू आएगा ना 2। ठीक है, ये तो मान लो अगर एफ एक्स कोई के है तो इसलिए आपके यहाँ पे डोमेन ए लिखा हुआ है और रेंज क्या लिखा हुआ है, के लिखा हुआ है। ठीक है, अब मान लीजिए कि आपको कुछ नहीं लिखेगा, फंक्शन आपको मान लो रियल से रियल है, रियल टू रियल। ठीक है, तो उस केस में क्या हो जाएगा, तो उस केस में जो डोमेन है वो आपका हो जाएगा फॉर ऑल रियल। ठीक है, कोई भी आप रियल वैल्यू लोगे तो वो इस लाइन पे आएगा। ठीक है, और रेंज क्या हो जाएगा, तो रेंज तो हमेशा आउटपुट क्या होता है, तो आउटपुट हमेशा तो आपको इसका 2 ही मिलने वाला है, चूँकि एक कांस्टेंट फंक्शन है। ठीक है, 2 के अलावा इधर उधर आपको जो है चलेगा नहीं। ठीक है, तो ग्राफ से बहुत ईजिली आप पहचान लेते हैं कि कोई भी हम वैल्यू लेंगे ना एक्स का, तो उसके लिए हमको ग्राफ मिलेगा वो वाई इक्वल टू 2 इस तरह का मिलेगा। ठीक है, क्लियर है जी। चलो नेक्स्ट देखते हैं क्या है यहाँ पे। आप नेक्स्ट देखिएगा, सेकंड है आपका आइडेंटिटी फंक्शन। ठीक है, सारे फंक्शंस को अच्छे से, ये सब इंपॉर्टेंट फंक्शन है, फंक्शन को आपको अच्छे से रिकॉल कर लेना है। ठीक है, तो क्या होता है आइडेंटिटी फंक्शन, यहाँ पे उसको भी देख लेते हैं हम लोग। ओके, चलो, तो आइडेंटिटी फंक्शन यहाँ पे देखेंगे, अच्छे से उसको भी देख लीजिए। चलिए, तो अब ये है कि यहाँ पे देखिए कांस्टेंट फंक्शन का ग्राफ बना हुआ है कि एफ एक्स इक्वल टू के का ग्राफ अगर आपको प्लॉट करना है तो इस तरह का होगा, जैसा मैंने आपको दिखाया। यहाँ पे एफ एक्स इक्वल टू के है, दिस पॉइंट इज 0 के, राइट, ये कोई 0 के है, तो आपका ये कांस्टेंट फंक्शन है। आइडेंटिटी फंक्शन यहाँ पे जैसा आपको दिख रहा है। ठीक है, थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे क्लियर कर लेते हैं ताकि आपको देखने में अच्छे से समझ में आ जाए। चलो, तो ये हो गया क्लियर। अब देखिए यहाँ पे जैसा आप देख रहे हो कि नाम क्या है इसका, आइडेंटिटी फंक्शन। ठीक है, याद रखिएगा, फंक्शन का नाम भी याद रखना है, क्योंकि आपको कई बार क्वेश्चन MCQs में स्पेशली क्या करता है ना, सिर्फ लिख देता है कि फंक्शन क्या है, आइडेंटिटी है, और फिर आपको MCQs को में ऑप्शन को एलिमिनेट करना पड़ता है। तो देखिए आइडेंटिटी फंक्शन क्या होता है, तो याद रखिएगा कि एफ एक्स इक्वल टू अगर एक्स लिखा हुआ है, यानी जो यहाँ पे वेरिएबल है सिंपली वही बाहर आ गया है, ये आपका आइडेंटिटी फंक्शन होता है। ठीक है, ओके, तो अगर मान लीजिए कि कोई रियल से रियल डिफाइन किया हुआ है और फंक्शन क्या है, आइडेंटिटी फंक्शन, तो ये क्या है, ये सिंपली एक स्ट्रेट लाइन होगा y इक्वल टू एक्स। ठीक है, इसका ग्राफ कैसा होता है, ऐसा होता है, देख रहे हो आप लोग, है ना। तो इस केस में अगर आपको कोई डोमेन पूछे तो डोमेन तो डेफिनेटली कोई भी रियल आप पुटअप कर सकते हो, अगर रियल टू रियल आप बात कर रहे हैं तो। ठीक है, कोई भी रियल एंट्री डाल सकते हैं इसमें। और रेंज क्या मिलेगा, तो चूँकि जो आप डाल रहे हो वही मिल रहा है, तो रेंज भी आपको R मिलेगा। ठीक है, तो इस केस में डोमेन और रेंज दोनों क्या होगा, आपका R होगा। ये बहुत इजीली आप समझ सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तो आपको ग्राफ्स याद रखने हैं, याद रखिए ग्राफ याद रखने हैं आपको, कांस्टेंट जो फंक्शन मेन फंक्शन उसको भी याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्या आ रहा है, इसके बाद आ रहा है आपका पॉलिनोमियल फंक्शन। पॉलिनोमियल फंक्शन, ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है पॉलिनोमियल, जिसमें पॉलिनोमियल के फॉर्म में होगा फंक्शन। ठीक है, तो वो पॉलिनोमियल फंक्शन होगा। अब ये आपको पता है कि जैसे ये पॉलिनोमियल
है, ठीक है, बट ये पोलिनोमियल नहीं है। ये सब ध्यान दीजिएगा ना, पढ़ के आया हो क्लास 9-10 में। एक्स का जो डिग्री है वो क्या होना चाहिए आपका, नॉन फ्रैक्शनल होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है। फिर जैसे ये भी आपका पोलिनोमियल नहीं है, ओके। तो जो पोलिनोमियल नहीं है उसको भी आप पहचान लो, जो पोलिनोमियल है उसको भी पहचान लो, ठीक है। और पोलिनोमियल का ग्राफ क्या होता है, तो स्मूथ ग्राफ होता है, जैसा कंडीशन होगा वैसा हम लिखेंगे, स्मूथ ग्राफ होता है, अभी ये जान लीजिए, ठीक है। क्योंकि पोलिनोमियल बहुत तरह का हो सकता है, स्क्वायर फंक्शन हो सकता है, राइट, क्यूबिक फंक्शन हो सकता है, किसी तरह का भी हो सकता है, तो हम लोग उस पर बात करेंगे, ओके। तो आगे आएगा वो। नेक्स्ट आप देखिए यहाँ पे क्या है आपका, है नेक्स्ट है आपके यहाँ पे मॉडुलस फंक्शन। मॉडुलस फंक्शन क्या होता है ये भी देख लेते हैं हम लोग। मॉडुलस फंक्शन को ही ना आप एब्सोल्यूट फंक्शन बोलते हो, याद रखिएगा ना, एब्सोल्यूट फंक्शन, ठीक है, एब्सोल्यूट फंक्शन। ये क्या होता है, तो अगर मैं रियल टू रियल बात कर रहा हूँ, ठीक है, तो इसको डिफाइन कैसे करते हैं, इसको डिफाइन करते हैं एफ एक्स इक्वल टू मॉडुलस एक्स, ठीक है। और ये आपको ऑलवेज पॉजिटिव वैल्यू देता है, मतलब क्या, -3 डालोगे तो 3 ही मिलेगा, -2 डालोगे तो 2 ही मिलेगा, 3.5 डालोगे तो 3.5 ही मिलेगा, -4.9 डालोगे तो +4.9 मिलेगा, इस तरीके का, ठीक है। तो ये आपका मॉडुलस फंक्शन है। तो जो मॉडुलस फंक्शन है याद रखिए कि आपको ऑलवेज पॉजिटिव मिलता है। दैट्स वाई इसको देखो इस तरीके से डिफाइन किया जाता है कि मॉडुलस एक्स का वैल्यू क्या आएगा, एक्स आएगा व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और -x आएगा जब x क्या होगा, लेस देन 0, ठीक है। इसका बोलने का क्या मतलब ये भी आप समझ लीजिए। ये बोलता है ना कि अगर x आपका -x है, मतलब चूंकि हमेशा पॉजिटिव रखना है, ठीक है, तो इसका वैल्यू x आएगा अगर आप 0 लो या उससे बड़ा लो। यानी क्या, इसका मतलब ये है कि 3.5 लिया, 0 से बड़ा लिया तो वही आएगा, ठीक है। मान लो आपने 0 ले लिया तो 0 ही आएगा, आपने 0.2 लिया 0 से बड़ा तो सेम आएगा, मतलब सेम आएगा। ये बोल रहा है, क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है आपका सेम पोलरिटी का होगा, ठीक है, जब 0 या उससे बड़ा लेंगे। और जहाँ आप 0 से छोटा लेंगे तो क्या बोलता है, तो बोलता है अपोजिट पोलरिटी का होगा, अपोजिट पोलरिटी का होगा, यानी निगेटिव में आएगा, ऐसा कह सकते हो, ठीक है। जैसे मैंने छोटा लिया, -3 लिया, ठीक है, तो ये क्या आ रहा है, तो ये माइनस के साथ निकल के आएगा, माइनस के साथ निकल के आएगा, यानी क्या, यानी प्लस हो जाएगा। देखिए मैंने छोटा लिया तो ये माइनस के साथ निकल के आएगा, यानी क्या, यानी प्लस हो जाएगा। तो माइनस के साथ लिखने का क्या मतलब है, समझ में आ रहा है ना। बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं कि भाई हमेशा पॉजिटिव है तो ऐसा क्यों लिखा जाता है, तो इसलिए लिखा जाता है, सिंपल सा बात है, थोड़ा सा स्टेटमेंट को अच्छे से समझिए, ठीक है, कि अगर पॉजिटिव होगा तो सेम निकलेगा, अंदर का वैल्यू अगर पॉजिटिव होगा तो सेम निकलेगा, और अगर अंदर का वैल्यू निगेटिव है तो माइनस के साथ निकलेगा, यानी अपोजिट पोलरिटी का होगा, ठीक है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा। डेफिनेटली इसका डोमेन क्या होगा, रियल, कुछ भी वैल्यू आप डाल सकते हो अंदर में। अगर मैं फंक्शन रियल के लिए, देखिए मैं रियल टू रियल बात कर रहा हूँ, याद रखिएगा, हाँ, इन पे डिपेंड करता है कि फंक्शन आपने किस पे डिफाइन कर रखा है। मैंने आपको सब कुछ पढ़ाया, रिलेशन आपने अच्छा से पढ़ा, अच्छा समझ के चलिए, ठीक है। डोमेन क्या है, को डोमेन क्या है, उस पर डिपेंड करता है। तो जनरली रियल टू रियल होता है, इसलिए हम लोग का जबान पर रियल रहता है, ठीक है, लेकिन इससे कंफ्यूज नहीं करना, ओके। तो यहाँ पर रियल टू रियल है तो आपका डोमेन क्या हो गया, सिंपली रियल हो गया, ठीक है। बट रेंज क्या हो गया, तो रेंज हो गया 0 से इन्फिनिटी। क्यों, इसलिए कि सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू मिलेगा। इसका मतलब क्या होता है, 0 मिलेगा या तो क्या मिलेगा, या तो पॉजिटिव वैल्यू मिलेगा। तो मैंने अभी आपको बताया कि जो एब्सोल्यूट फंक्शन है वो या तो क्या है, या तो 0 है, या तो क्या है, पॉजिटिव है, कभी भी निगेटिव नहीं मिलेगा, ठीक है। तो जो भी आउटपुट मेरा आने वाला है, जो भी मेरा आउटपुट आएगा वो क्या आएगा, वो या तो 0 आएगा या तो क्या आएगा, पॉजिटिव वैल्यू आएगा। सो 0 पे क्लोज्ड इंटरवल 0 भी आ सकता है या तो पॉजिटिव, ठीक है। बात समझ में आ गई आपको, इंटरवल के बारे में मैंने आपको अच्छे से बता दिया है। चलो अब इसका अगर आप ग्राफ देखोगे ना इसी का, तो इसका ग्राफ देखो यहाँ पे बना हुआ है, ये है मॉडुलस एक्स का ग्राफ, ठीक है। क्या बतला रहा है, ये बतला रहा है कि एक्स को अगर 0 से बड़ा लेंगे, ठीक है, तो वो क्या होगा, वो y इक्वल टू एक्स के ग्राफ को फॉलो करेगा, यानी इस ग्राफ को फॉलो करेगा, ठीक है। और x को अगर 0 से छोटा लेंगे तो वो y इक्वल टू -x के ग्राफ को फॉलो करेगा, यानी इस ग्राफ को फॉलो करेगा, ठीक है, ये वाले को। और x इक्वल टू 0 पे क्या होगा, 0 होगा। तो ये भी बनता है, क्या बनता है, भी, याद रखिएगा, ओरिजिन पे ये भी बनाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप जानते हो कि ये कंटिन्यूअस है, दिख रहा है कि कंटिन्यूअस है, ठीक है, सारा कुछ आप पढ़ रखे हो, इसलिए मैं आपको बता दे रहा हूँ। अब फिर क्या है, बट नॉट डिफरेंशिएबल है, बट नॉट डिफरेंशिएबल है कहाँ पे, एट एक्स इक्वल टू 0 पे, चूँकि 0 पे ये भी बना रहा है, मैंने पूरा आपको बात किया हुआ है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। चले नेक्स्ट हमारा देखिए आ रहा है स्क्वायर रूट फंक्शन, ये आ गया आपका, दिस वन इज स्क्वायर रूट फंक्शन, जैसा इसका नाम है स्क्वायर रूट, ठीक है। तो याद रखिएगा कि ये डिफाइन होता है क्या, पॉजिटिव रियल से रियल में,
परफेक्टली डिफाइन किया जा रहा है, ठीक है। ऐसे मान लीजिए कि कुछ और भी डोमेन लेंगे तो रिलेशन बन जाएगा, बट वो फंक्शन नहीं बनेगा। तो याद रखिएगा कि इसे दिख रहा है ना कि एफ एक्स इक्वल टू क्या है, रूट एक्स है। अब पूरी दुनिया जानती है कि भाई ये तभी डिफाइन होगा जब अंदर का वैल्यू क्या होगा, पॉजिटिव होगा। इसलिए कि -2 डाल देंगे तो ये तो फिर कॉम्प्लेक्स हो जाएगा ना, ये तो फिर आपका इमेजिनरी वैल्यू हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या होता है, ऑलवेज एक पॉजिटिव वैल्यू होता है, ठीक है। और अंदर जो है मैं जो डोमेन लूँगा तो वो क्या लूँगा, वो मैं लूँगा रियल प्लस, ठीक है। हाँ, अगर कॉम्प्लेक्स सेट में बात करेंगे तो आप कॉम्प्लेक्स भी ले सकते हैं, ठीक है, वो बात की बात है। बट हम लोग अभी क्या है, रियल पे बात कर रहे हैं, ठीक है जी। चलिए, तो आर प्लस से आर की बात हो रही है, तो यहाँ पे जो डोमेन है आपका वो रियल, पॉजिटिव रियल है, और जो रेंज है वो आपका सॉरी जो डोमेन है वो हमारा पॉजिटिव रियल है, और जो को डोमेन है वो आपका रियल है। तो इस तरीके से डिफाइन किया जाता है, ठीक है। तो डेफिनेटली इसमें डोमेन यही हो जाएगा, क्योंकि सारा आपको पॉजिटिव वैल्यू ही लेना पड़ता है, ओके। और रेंज भी इसका आर प्लस ही होगा, याद रखिएगा, ठीक है। ये तो कोड डोमेन अगर आपको दे रखा है कोई दिक्कत नहीं है, कोड डोमेन अगर आपको आर भी दे रखा है ना, तो रेंज क्या होगा, इसका जो रेंज होगा वो आर प्लस होगा, ठीक है। यानी सेट ऑफ ऑल नॉन निगेटिव, ठीक है। अच्छा, तो आर प्लस को आर प्लस से लिखना ज़्यादा बेटर नहीं रहेगा, क्योंकि आप जीरो भी डाल सकते हो ना। मैं थोड़ा सा यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ इसको। आर प्लस नहीं लिख करके ना आप ऐसे लिख लो आर जीरो, ठीक है, या आप ऐसे लिख लो आर -0, ऐसे लिख लो। मतलब क्या, इसका मतलब होता है नॉन कह सकते हैं आप निगेटिव रियल नंबर, ठीक है। यानी या तो अच्छा जीरो भी तो हो सकता है ना, जीरो भी हो सकता है, तो इसको हम लोग बल्कि ऐसे लिखेंगे, ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। ऐसे अगर आर प्लस में लिखना है तो आर प्लस, ये तो फिर जीरो को हटा देगा, ऐसे नहीं करेंगे, ज़्यादा बेटर ये रहेगा कि आप इसको ऐसे लिखिए आर प्लस यूनियन जीरो, ठीक है। तो पॉजिटिव रियल लेंगे या तो क्या लेंगे, या तो हम लोग जीरो लेंगे, ठीक है, दोनों ले सकते हैं। तो डोमेन इसका क्या होगा, डोमेन इसका ये होगा, याद रखिएगा, डोमेन क्या होगा, आर प्लस और जीरो, जीरो भी हो सकता है, इंटरवल में ऐसे दिखाएंगे, राइट। और इसी तरीके से जो रेंज होगा, तो जीरो के लिए जीरो आ सकता है, तो क्या होगा, सारा पॉजिटिव होगा, ठीक है, और जीरो भी हो सकता है, ठीक है जी। ये सब सिंबल आपको पता होना चाहिए। जैसे आर ऐसे अगर आपने लिख दिया तो इसका मतलब क्या है कि आर से जीरो हट जाएगा, ठीक है। तो आर से जीरो हट जाएगा, सिर्फ ये मतलब होता है, ठीक है। तो ये नहीं लेना हम लोग को, क्योंकि हम लोगों को पॉजिटिव रियल लेना है या तो जीरो लेना है, तो हम लोग यूनियन का इस्तेमाल करके इस तरीके से लिखेंगे इसको, करेक्ट, सही है जी। तो चलिए, ये आपका डोमेन हो गया, ये आपका रेंज हो गया। स्क्वायर रूट फंक्शन का ग्राफ आप देखोगे तो ऐसा होता है, ठीक है। बनाना काफ़ी सिंपल है, इसको याद रखना कैसे मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे देखिए, y इक्वल टू आपका रूट एक्स दिया हुआ है ना, तो इसको आप चाहो तो ऐसे लिख दो वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स, ठीक है। तब ये क्या हो गया, आपका पैराबोला हो गया। पैराबोला आपको याद रहता है, ये है हमारा पैराबोला, दिस वन, ठीक है। चलो, अब लेकिन ये है कि चूंकि इस पर रूट लगा हुआ है, इसका एक पार्ट आपने लिया है जिस पर रूट लगा हुआ है, और रूट से कोई भी वैल्यू क्या आता है, ऑलवेज पॉजिटिव आता है। यानी हमको सिर्फ जो ग्राफ मिलेगा वो प्लस वाई एक्सिस की तरफ होगा, माइनस वाई एक्सिस की तरफ नहीं होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग नीचे वाले को डिलीट कर देंगे, ठीक है। तो ये ग्राफ बच गया। तो ये जब ग्राफ बच गया आपका, तो यही ग्राफ को यहाँ पे दिखाया गया, देखिए, दिख रहे हैं ना, क्लियर है जी, ओके। तो ये आपका हो गया स्क्वायर रूट फंक्शन का ग्राफ आपको याद रखना चाहिए, ठीक है। ये ग्राफ हम लोग देखेंगे तो ये ग्राफ आप दिख रहे हो कि मैंने पढ़ाया हुआ, इसलिए बता दे रहा हूँ कि ये 1 1 है, ठीक है। अगर इस लेक्चर में नहीं है तो आगे आप देख लेना, तो आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ये 1 1 है, ठीक है, आपका डेफिनेटली। अच्छा, और उसके बाद इसका डोमेन और रेंज तो मैंने आपको लिख ही दिया, बाकी प्रॉपर्टीज़ आप आगे इसका देख लेना, ठीक है। ज़्यादा बात करेंगे, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। फिर देखिए, यहाँ पे है आपका नेक्स्ट है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ठीक है। क्या है जी, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है ये। क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, और इसको स्टेप फंक्शन भी बोलते हैं, ठीक है। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है, जैसे मान लो कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता है कि इसका जो वैल्यू होगा इक्वल टू एक्स और इक्वल टू एक्स, ठीक है। यानी आपको एक्स से छोटा या बराबर लेना है, लेकिन इंटीजर लेना है, और बड़े से बड़ा। जैसे मान लीजिए 3.5 की बात करें, ठीक है। तो 3.5, अब ये आपका इंटीजर तो नहीं है, आपको लेना क्या है, आपको लेना है इंटीजर, ठीक है। तो इससे छोटा आप लेंगे, लेकिन बड़े से बड़ा, तो वो 3 होगा, क्योंकि छोटा तो सब कुछ है, 1 है, 2 है, 0 है, लेकिन उसमें सबसे बड़ा जो है वो 3 है। तो आप कह सकते हो कि नियरेस्ट आपको इंटीजर लेना है जो इससे छोटा हो। सिंपल क्या बोलेंगे कि नियरेस्ट इंटीजर लेना है आपको, नियरेस्ट इंटीजर लेना है जो उससे छोटा हो, ठीक है। जैसे मान लो 4.5 है तो 4 होगा। मान लो आपका 9.9 है तो क्या होगा, 9 होगा।
मान लो आपका 10.999 है, तभी क्या होगा, सिर्फ 10 होगा, क्योंकि उससे छोटा लेना है मेरे को, ठीक है। और क्या होना चाहिए, इंटीजर। अच्छा, अगर मान लो 0 है तो 0 में तो 0 ही हो जाएगा। मान लीजिए आपका 3.2 है तो क्या होगा, तो -4 होगा। ये ध्यान दीजिएगा, छोटा लेना है ना, -3 मत ले लीजिएगा। -3 ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, वो बड़ा हो गया ना, -3 तो बड़ा है -3.2 से, तो छोटा लेना है, ठीक है। इधर तो इधर आपको ध्यान देना है, -4.6 है तो क्या लेंगे, -5 लेंगे। उससे छोटा लेना है और नियरेस्ट लेना है, ठीक है। ओके, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, अब आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। यानी क्या, इसका मतलब ये है कि मैं 0 से लेकर के 1 तक का कोई भी वैल्यू लूँ, ठीक है। सबका वैल्यू क्या आएगा, सबका वैल्यू आपका आएगा 0, ठीक है। 0.002 का लेंगे तो 0 ही आएगा, ठीक है। उससे छोटा वाला मान लीजिए 0.9 का लेंगे तब भी 0 ही आएगा। तो 0 से लेके 1 तक सबका 0 आएगा। इसी तरीके से मान लो आप 1 से लेकर के 2 तक में कुछ भी लोगे तो क्या आएगा, तो आउटपुट आपको आएगा 1, है ना। जैसे मान लीजिए 1.9 है तब भी उसका 1 ही आएगा। ओके, मान लो आपका 1.05 है तब भी 1 ही आएगा। ओके, तो 1 से लेकर 2 तक, मतलब जब तक 2 नहीं पहुंच जाता तब तक उसका वैल्यू 1 ही रहेगा ना। मैंने 1.9999 का वैल्यू भी 1 आएगा जब तक 2 नहीं हो जाता। फिर जहाँ आपका 2 हुआ तो 2 से लेकर के 3 तक पूरा का आउटपुट क्या होगा, 2 होगा। तो देखिए ग्राफ बहुत आसानी से बनेगा। जैसे देखिए 0 से 1, 0 को इंक्लूड किया, 1 को एक्सक्लूड किया। देखिए ग्राफ देखिएगा ना, मैंने 0 को इंक्लूड किया था, 1 को एक्सक्लूड, इसलिए कि 1 को भी इंक्लूड कर देंगे तो 1 पे तो 1 हो जाएगा, फिर आपका ग्राफ नहीं अच्छा से बनेगा, ठीक है। यहाँ पर आप 0 से 1 लीजिए तो वैल्यू क्या आ रहा है, 0, तो सब देखिए पूरा 0 है। फिर आप लेंगे 1, तो 1 को आपने इंक्लूड किया, फिर आपने 2 को एक्सक्लूड किया, तो इस पूरे के लिए वैल्यू क्या है, वैल्यू आपका 1 रहेगा। देखिए 1 है ना पूरा वैल्यू सामने। इसी तरीके से 2 को इंक्लूड करके 3 को एक्सक्लूड करेंगे, वैल्यू क्या रहेगा, 2 रहेगा। 3 को इंक्लूड करके 4 को एक्सक्लूड करेंगे, वैल्यू क्या, 3। अच्छा, इधर जाएंगे तो इधर जाएंगे तो देखिए यहाँ पे 0 को एक्सक्लूड किया है, -1 को इंक्लूड किया है, तो वैल्यू क्या होगा, -1, ठीक है। -2 को इंक्लूड किया, 0 को 1 को -1 को एक्सक्लूड किया, वैल्यू क्या होगा, -2, ठीक है। क्योंकि आप कुछ भी लोगे, जैसे फिर यहाँ पे देखो आपने देख रहा है ना, -3 को इंक्लूड किया है, -2 को एक्सक्लूड किया है, वैल्यू -3 है, ठीक है। इस तरह ग्राफ बनता है, आप आसानी से चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। -3.2 पे देख रहे हो तो -4 आ रहा था, यानी इसका मतलब ये है कि हम लोग जो है -3 और -4 के बीच में कुछ भी वैल्यू लेंगे, कुछ भी वैल्यू -3 और -4 के बीच में, ये -3 हो गया, ये -4 हो गया, तो वैल्यू क्या आएगा, तो वैल्यू आएगा -4। तो इसके लिए आप देख रहे हो वैल्यू -4 आ रहा है, यहाँ पे देख रहे हो ना। तो इस तरह का ग्राफ बनता है, तो बहुत सुंदर ग्राफ दिख रहा है आपको, बड़ा डिजाइन बड़ा खूबसूरत है। इसी को हम लोग बोलते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। और ये हर जगह डिसकंटिन्यूअस है, इंटीजर पे, इंटीजर्स पे ये क्या है, डिसकंटिन्यूअस है, यहीं पे आप देख सकते हो, ठीक है। डिसकंटिन्यूअस एट इंटीजर्स, सारे इंटीजर पे ये कट जा रहा है, 1 पे कट गया, देख लो यहाँ पे ये 2 पे कट गया, 3 पे कट गया, ठीक है। यहाँ पे 0 पे कट गया, -1 पे कट रहा है, -2 पे कट रहा है, तो हर जगह ये डिसकंटिन्यूअस होता है। बाकी प्रॉपर्टीज़ पे हम लोग आगे बात कर लेंगे, सब एक ही दिन नहीं होगा, ठीक है। चलो, तो अभी आप फंक्शन को पहचान लो, ग्राफ को पहचान लो, ठीक है। अच्छा, इसका डोमेन कहाँ, तो डोमेन देखिए, डोमेन आप डेफिनेटली इसका क्या ले सकते हैं, आर ले सकते हैं, चूँकि वैल्यू तो कुछ भी डाल सकते हो आप, लेकिन आपको इंटीजर, जो आपको आउटपुट है वो सिर्फ इंटीजर मिलेगा। सो रेंज इज़ ओनली इंटीजर। डोमेन रेंज याद करके रखना है भाई, ठीक है, बहुत आसानी से याद रहेगा। एक बार याद करके ग्राफिकली इसको समझ कर रखना है, कोई इशू नहीं है, ठीक है। फिर चलो फिर देखते हैं, यहाँ पे देखिए एक्सपोनेंशियल फंक्शन आ गया, राइट, इसके बाद एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ठीक है। तो ई एक्स पहचानते हैं हम लोग इसको, तो डोमेन तो इसका आर होगा, चूँकि ई का पावर एक्स कुछ भी आप डाल सकते हो ना, एफ एक्स इक्वल टू ई का पावर एक्स, तो एक्स तो कुछ भी डाल सकते हो आप, 0.5 भी डाल सकते हो, ई का पावर -3 भी डाल सकते हो, -5 भी डाल सकते हो, +19 भी डाल सकते हो। तो आपका जो डोमेन है, जो इनपुट है वो कुछ भी होगा, बट रेंज क्या होगा, रेंज रखिएगा, याद रखिएगा, रेंज आपको हमेशा जो है क्या मिलेगा, वो आपको मिलेगा, ठीक है। क्योंकि जो आप इसका देखेंगे तो हमेशा पॉजिटिव ही रहता है ये, ठीक है, निगेटिव कभी नहीं होता। तो 0 तो होगा नहीं, 0 पे भी ओपन इंटरवल इन्फिनिटी, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 0 से इन्फिनिटी, ठीक है। 0 पे भी ओपन और हमेशा पॉजिटिव रहेगा, ठीक है। 0 कभी नहीं हो सकता, क्योंकि आपको पता है कि ई एक्स कभी 0 नहीं होता है फॉर ऑल एक्स। कोई भी एक्स ले लो, ई का पावर कुछ भी ले लो, 0 नहीं होता, ठीक है। तो इसका जो ग्राफ बनता है, आप यहाँ पे ग्राफ देख सकते हो इसका, देखिए यहाँ पे ये ग्राफ दिख रहा है, ये इसको याद कर लो, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट ग्राफ है ये, ठीक है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होता है, आपको दिख रहा है ये ग्राफ,
स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, फिर ये आपका, तो आप बोल सकते हो कि मोनोटोनिक है। ये सारा प्रॉपर्टी आपको याद रखना है, ठीक है। 1 1 है, तो ये सब हम लोग सब कुछ बात किए हैं इस लेक्चर में, नहीं तो अगले लेक्चर में आप देख लेना, ठीक है। तो कुछ प्रॉपर्टीज़ याद रखना है आपको जो पहले से आप पढ़ते आ रहे हैं बचपन से, जैसे ए एक्स इंटू ए वाई, पावर जुड़ जाएगा, एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ है। ए एक्स का पावर वाई, पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा, एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ है। ए बी का पावर एक्स, ठीक है, राइट, ओके। फिर आप ये देखोगे कि इसके बाद का प्रॉपर्टी क्या है, तो यहाँ पे एग्जाम्पल आपको दे रखा है, ठीक है, देख लेना आप। ए बाई बी का पावर एक्स है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ है। ए एक्स बाई ए वाई है, सेम बेस में पावर डिवाइड में घट जाता है। सब लॉलीपॉप एग्जाम्पल आपको पहले से याद होगा, ये सब आप अच्छे से देख लेना, ठीक है, कोई इशू नहीं होना चाहिए, ओके, क्लियर है जी। यहाँ पे अच्छा ठीक है, कोई इशू नहीं है। ये सब सारे प्रॉपर्टीज़ देख लेना आप, ये सब प्रॉपर्टीज़ जो है सर्ट्स के प्रॉपर्टीज़ हैं, ठीक है। तो ये सब प्रॉपर्टी आपको याद होना चाहिए, ओके, फंक्शन को लेकर के, क्लियर है। चलें, तो फिर लॉगरिथम फंक्शन है। लॉगरिथम फंक्शन को भी काफ़ी इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो लॉगरिथम फंक्शन भी आपको याद होना चाहिए अच्छा से। एफ एक्स इक्वल टू लॉग एक्स बोलते हैं इसको, और इसका अगर आप ग्राफ देखोगे ना, तो ग्राफ आपको यहाँ पे दिख जाएगा, ये इसका ग्राफ है, ठीक है, ये हो गया इसका ग्राफ। तो अगेन जो इसका डोमेन है, डोमेन क्या होगा, तो आप याद रखोगे कि लॉग एक्स कब डिफाइन है, तो लॉग एक्स तब डिफाइन होता है ना जब एक्स क्या हो, एक्स ग्रेटर देन 0 हो, यानी जो इनपुट है, जो एक्स के वैल्यू पे आप जब एक्स के प्लेस पे जो आप डालना चाहते हो, वो आपको सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू ही डालना है, ओनली पॉजिटिव वैल्यू, ठीक है। तो इस केस में जो डोमेन है वो क्या हो जाएगा, यानी इनपुट वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 से इन्फिनिटी, राइट। तो यहाँ पे देखो लिखा हुआ है। और रेंज क्या हो जाएगा, तो रेंज आपको कुछ भी मिल सकता है, कोई भी रियल मिल सकता है, आपको ग्राफ दिख रहा है, ठीक है, यहाँ पे माइनस इन्फिनिटी ऊपर प्लस इन्फिनिटी है, तो ग्राफ पूरा इस तरीके से स्ट्रिक्टली इंक्रीज करता हुआ जाता है इसका। तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि इसका जो डोमेन है, ठीक है, वो क्या होता है, वो आपका होता है, डिफाइन होता है एक्स ग्रेटर देन 0, ए ग्रेटर देन 0 के लिए, ठीक है। ये ज़्यादा बेटर याद रखना कि मान लो कि लॉग एक्स टू दी बेस ए है, तो ये इसका जो डोमेन होता है, इसका जो डोमेन होता है वो क्या होता है, वो होता है आपका x ग्रेटर देन 0 एंड a ग्रेटर देन 0, राइट, इस तरीके का होता है, ओके। और जहाँ तक जो रेंज की बात है, तो रेंज जो है इसका वो होता है आपका r, तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। और ये इन्वर्स फंक्शन होता है, याद रखिएगा कि ई एक्स और लॉग एक्स एक दूसरे के इन्वर्स फंक्शन है, ठीक है, एक दूसरे का इन्वर्स होता है, मिरर इमेज होता है। मिरर इमेज तो नहीं है, मिरर इमेज दूसरे को बोलते हैं, इन्वर्स फंक्शन है। ई एक्स को का इन्वर्स निकालोगे तो आप लॉग एक्स आ जाएगा, राइट, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे एक और प्रॉपर्टी मेंशन कर रखा है, उसको भी आप देख लो, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। वो ये है कि y इक्वल टू, अगर आपका मान लो लॉग एक्स टू दी बेस b है, तो ये इक्विवेलेंट है एक्स का पावर एक्स इक्वल टू बी का पावर वाई का। तो आप जानते हो ना, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि y इज इक्वल टू, अगर मान लो लॉग एक्स का बी एक्स टू द बेस b है, तो हम क्या लिख सकते हैं, तो हम x को लिख सकते हैं b का पावर y। तो ये क्या आ गया, ये आपका आ गया एक्सपोनेंशियल फंक्शन। इसलिए मैं बोल रहा था कि ये दोनों क्या है, आपस में एक दूसरे का इन्वर्स है, ठीक है, क्लियर है। अच्छा, प्रॉपर्टीज याद कर लेना भाई, प्रॉपर्टी काफ़ी इंपॉर्टेंट है लॉगरिथम टेबल का, लॉगरिथम फंक्शन का। जैसे log 1 यहाँ पे आपको दे रखा है, सब याद कर लेना। log 1 आपका 0 होता है, log u इंटू भी अगर आप करोगे तो log u प्लस log भी लिखा जाता है। यहाँ पे एग्जांपल दे रखा है, ठीक है, देख लेना आप। ये पॉजिटिव बेस के लिए ही है, तो 2 यहाँ पे बेस है और कुछ नहीं, ठीक है। log u बाई भी है, तो ये log u माइनस log भी लिखा जाता है, ये आपको पहले से पता होगा, ठीक है। यहाँ पे एक एग्जाम्पल दे रखा है, log u का पावर अगर r है तो पावर आगे आ जाएगा, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। यहाँ पे आप एग्जाम्पल देख सकते हो कि यहाँ पे log जो है 9 का स्क्वायर है, तो पावर मेरा आगे आ गया है, ठीक है। log ex समझिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। हम लोग याद करते हैं कि log e टू दी पावर x क्या होता है, सिंपली x होता है, ठीक है। तो अगर कोई बेस नहीं दे रखा है ना, तो हम लोग log बेस e में बात करते हैं, इसीलिए हम लोग ऐसा बोलते हैं कि log ex क्या होता है, आपका सिंपली x होता है। तो यहाँ पे जो बेस है वो e छिपा रहता है। तो यहाँ पे जैसे मान लो अगर आप इसको देखोगे, ठीक है, तो यहाँ पे log 5 है, तो सेम बेस होगा तभी आपका 2 कहलाएगा ये, ठीक है। मान log 5 है, तो डायरेक्टली इसको मत लिख देना, log 5 मान लो का पावर 2 है और सेम बेस है, तो आपका ये 2 अलग हो जाएगा, ठीक है, यूजिंग दिस प्रॉपर्टी, ओके। अच्छा, फिर यहाँ पे आपको दे रखा है कि ये भी इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिए, ई log x, ठीक है, आपका क्या होता है, x होता है, यानी क्या, यानी समझ लीजिए ये कि e है और log x लिखा हुआ है, तो अगर कोई बेस नहीं है तो हम e ही समझते हैं, तो इस केस में ये क्या होगा, सिंपली x हो जाएगा, ओके।
ये एक्स आपका अलग हो जाता है। ये सब इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, हम यूज़ करेंगे। हाँ, आप इसको अच्छे से लिख लेना, ठीक है। PDF तो आपको मिल ही जाएगा। तो यहाँ पे देखो एक एग्जांपल दे रखा है कि 2 है, log 5 है, अब बेस मैच कर रहा है तो उस केस में 5 अलग हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पे log u है और log v है, ठीक है, सेम बेस में दोनों इक्वल है आपस में, तो यहाँ पे आपका log को आप एलिमिनेट करके सिंपली u इक्वल टू भी लिख सकते हो, ठीक है। तो दिस इज द इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ अ लॉगरिथम। फिर देखिए आपका क्या है, फिर आपका है यहाँ पे सिग्नम फंक्शन। सिग्नम फंक्शन क्या होता है? सिग्नम फंक्शन को हम लोग डिफाइन करते हैं यहाँ पे, देखिएगा कैसे, तो मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। सिग्नम फंक्शन किस तरीके से डिफाइन करते हैं, तो ये डिफाइन होता है आपका जैसा आपको दिख रहा है ना, f(x) इक्वल टू डिफाइन होता है मॉडुलस x बाई एक्स, ठीक है, x नॉट इक्वल टू 0 के लिए, और 0 में डिफाइन होता है x इक्वल टू 0 के लिए। अब देखो, अब आप मॉडुलस फंक्शन का प्रॉपर्टी पढ़ के रखे हो कि मॉडुलस फंक्शन क्या होता है, तो ये सिंपली x होता है x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए, और -x होता है x लेस देन 0 के लिए। अब मैं इसको अगर अप्लाई करूँगा तो यहाँ पे ये जो नॉट इक्वल टू 0 का केस है, ये आपका ग्रेटर देन 0 और लेस देन 0 में बदल जाएगा। तो मैं थोड़ा सा इसको और अच्छे से लिखूंगा, अगर मैं ग्रेटर देन 0 लेता हूँ, ग्रेटर देन 0, तो ये x बाई एक्स होगा तो कट के 1 आ जाएगा। सो x ग्रेटर देन 0 पे ये 1 हो गया। x लेस देन 0 लूँगा तो ऊपर में -x लिखूंगा, ठीक है, तो -x बाई एक्स -1 हो जाएगा, और 0 पे तो ये 0 ही है। तो अब ये जो सिग्नम फंक्शन है उसमें सिर्फ 3 ही वैल्यू होता है, ठीक है, 1, -1 या तो 0। x को पॉजिटिव तरफ लोगे, यानी पॉजिटिव एक्सिस पे चलेंगे तो 1 मिलेगा, देख रहे हैं, ठीक है, 1 मिलेगा। यहाँ पे एरो दिया हुआ यानी चलता चलेगा ये। x को अगर आप निगेटिव एक्सिस पे लोगे, जैसे इधर लिया गया है, तो क्या लोगे, तो तब आपको -1 मिलेगा, जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है, -1 मिलेगा। और x को 0 पे लेंगे तो 0 मिलेगा। सिर्फ 3 ही वैल्यू मिलता है सिग्नम x में, याद रखिएगा। तो डेफिनेटली इसका जो डोमेन है, तो डोमेन तो पूरा रियल हो सकता है, कुछ भी आप डाल सकते हो, ठीक है, लेकिन जो रेंज है वो आपको सिर्फ 3 वैल्यू मिलेगा। कौन कौन? -1, 0 और 1। तो याद कर लेना भाई सिग्नम फंक्शन को, काफ़ी इंपॉर्टेंट फंक्शन है, क्वेश्चन एग्जाम में फ्रिज किए जाते हैं, MCQs के लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये हो गया इसका डोमेन, ये हो गया इसका रेंज, ठीक है। चलो, इसके बाद आप देखोगे रेसिप्रोकल फंक्शन आ रहा है यहाँ पे। तो रेसिप्रोकल फंक्शन क्या होता है ये भी हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए, ये हो गया आपका रेसिप्रोकल फंक्शन, ठीक है। तो रेसिप्रोकल फंक्शन क्या होता है, जैसा इसका नाम है, आप इसको याद रख पाओगे आसानी से। f(x) इक्वल टू 1/x को बोलते हैं रेसिप्रोकल फंक्शन, प्रोवाइडेड x नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, ठीक है। तो रेसिप्रोकल फंक्शन अगर आप देखोगे तो y इक्वल टू 1/x है, ये इसको आप ऐसे लिख सकते हो, xy इक्वल टू 1। तो ये क्या है, ये आपका है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। अगर अच्छे से पढ़ा हुआ होगा सब कुछ तो याद आ जाएगा, इससे सब मैंने आगे बताया है, घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला कैसा होता है, इस तरह का होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो क्वाड्रेंट एग्जिस्ट कर रहा है वो या तो पॉजिटिव या तो निगेटिव, ये सब कुछ मैंने आपको बताया है, परेशान मत होइएगा, आगे सब लेक्चर में 1 बाई 1 आएगा, ठीक है, ओके। तो चलो, तो इसका ग्राफ ऐसा बनता है। तो ग्राफ देख करके ही आपको अंदाज लग जाएगा कि जो डोमेन है इसका, तो 0 के अलावा आप सब कुछ डाल सकते हो। तो डोमेन आपका r-0, चूँकि x नॉट इक्वल टू 0 था, बाकी कुछ भी डाल सकते हैं। और रेंज भी आपको डेफिनेटली फिर क्या है, 0 नहीं मिलेगा, उसके अलावा कुछ भी मिल सकता है, पॉजिटिव या नेगेटिव वैल्यू, ठीक है। तो r-0, राइट। चलो, फिर ट्राइगोनोमेट्रिकल फंक्शन होता है। तो ये तो भाई आपको पता है, ये तो पूरा चैप्टर ही हम लोगों ने अलग से पढ़ना है, तो इसके लिए कोई टेंशन नहीं है, पढ़ लेना, ठीक है। इन्वर्स ट्राइगोनोमेट्रिकल फंक्शन, साइन इन्वर्स x, कॉस इन्वर्स x, ये सब भी हम लोगों को अलग से पढ़ना है, पढ़ लेंगे, कोई हड़बड़ी नहीं है भाई, सब पढ़ना है हम लोगों को, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे देखो, फिर से आ गया आपका, देखिएगा ऑड फंक्शन और इवन फंक्शन। तो ऑड फंक्शन, इवन फंक्शन मैंने आपको बता दिया, जो मैंने आपको बताया था ना वही चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई है, एक बार आप इसको देख लेना, ठीक है, ओके। इवन फंक्शन भी मैंने आपको बता दिया, तो वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है। तो आई होप सारी बातें आज की हो गई है। अब इसके बाद वाले लेक्चर में मैं आगे बढ़ूंगा, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लंबा हो गया, मेरा टारगेट रहता है आधा घंटा का, ज़्यादा बोर करना नहीं है आपको, ठीक है ना। तो एंजॉय करते हुए पढ़ना है। तो आई होप आपको अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नया सब्सक्राइब कीजिए, ढेर सारे फ्री वीडियोज़ आपको मिल जाते हैं देखने के लिए, ठीक है। तो बहुत हेल्पफुल है आपके लिए। अगर आप KVS में PGT की तैयारी कर रहे हो स्पेशली, या NVS से PGT की तैयारी कर रहे हो, ठीक है, या PGT की तैयारी कर रहे हो, यहाँ पे सिलेबस वगैरह है, तो उसके लिए आपको रेगुलर कोर्स करना चाहिए। कोर्स मैंने पूरा अरेंज करके रखा है, मेरे एप्लीकेशन पे चले जाइए, एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। वहाँ पर जा करके आप बहुत सारे फ्री वीडियोस को भी देख सकते हो, बहुत फ़ायदा होगा आपको। कोर्स को बिल्कुल जेन्युइन रेट में परचेस करके 100% सिक्योरिटी के साथ में तैयारी कर सकते हो, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।